हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं सत्यनारायण द्विवेदी अपने यूट्यूब चैनल सत्या सर फिजिक्स में पुनः एक बार आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th के नए टॉपिक को लेकर आए हैं और आज हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आप ब्लैक बोर्ड पर पीछे हमारे देख रहे होंगे कि टॉपिक लिखा हुआ है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसके पहले हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या लाइट की हिस्ट्री, बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट, इसके बारे में ना हम बहुत डिटेल में चर्चा किए हैं। आप यदि मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल सत्या सर फिजिक्स में जाइए, वहाँ पर क्लास 10th का सेपरेट प्लेलिस्ट बना हुआ है लाइट चैप्टर से, और उस लाइट चैप्टर के नाम से बना है। उसको आप जो है उसमें पूरे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के जितनी भी टॉपिक हैं हमने हर टॉपिक को कवर किया है, और उसमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो है प्लेन मिरर से रिलेटेड या तो मिरर से रिलेटेड, वो चीज़ में हमने डिस्कस किया है। और मैग्नीफिकेशन से लेके हर चीज़, हर टॉपिक डिस्कस हुआ है बच्चों, तो आप उसको एक बार ज़रूर देखिए। उसके बाद आप रिफ्लेक्शन को जो है देखिए, क्योंकि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ना एक तरह से जो है एक दूसरे के साथ को रिलेटेड है। तो आप प्रीवियस वीडियो यदि देखेंगे तो यह ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए हम चर्चा करते हैं किसका, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। तो रिफ्लेक्शन है क्या, तो हम ना जब शुरू में पढ़ रहे थे कि रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्लेक्शन की जगह हम जब रिफ्लेक्शन पढ़ रहे थे तो हमने आपको एक चीज़ बताया था कि जब कोई भी हम रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, मतलब लाइट के पास दो नेचर है। तो हम अभी किस नेचर की बात कर रहे हैं, हम लाइट के रे नेचर की बात कर रहे हैं। और रे नेचर में हमने ये बताया था कि जब कोई भी लाइट किसी सरफेस पर इंसिडेंट होती है, किसी भी पार्टिकल के सरफेस पर या किसी मीडियम के सरफेस पर इंसिडेंट होती है, तो उसमें 3 फेनोमेना होते हैं। ठीक है, 3 फेनोमेना जो होते हैं वह होते हैं। क्या था कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ सरफेस ऑफ द मीडियम देन 3 फेनोमेना में बी अकर्स। 3 फेनोमेना होते हैं। जैसे किसी भी सरफेस पर यदि लाइट इंसिडेंट होती है तो हमने आपको ये बताया था कि जैसे ये आपका मीडियम है, ऊपर में कोई मीडियम है, यह है मीडियम फर्स्ट, मीडियम क्या है बच्चों, फर्स्ट है, और ए है हमारा मीडियम सेकंड। कौन सा मीडियम है, मीडियम सेकंड है। ठीक है, तो ये मीडियम फर्स्ट और मीडियम सेकंड है। तो हमने ये बताया था कि यदि ये आपका नॉर्मल है, ठीक, यहाँ पर लाइट जैसे इंसिडेंट होती है ना, इस सरफेस के इस पॉइंट पर लाइट यदि इंसिडेंट होती है तो इसमें 3 फेनोमेना होते हैं। कुछ लाइट जो है वह सेम मीडियम में चली जाती है, और कुछ लाइट जो है वह सेकंड मीडियम में आती है, और कुछ लाइट जो है वह इस मीडियम के द्वारा, इस सरफेस के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो व्हेन अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ द सेकेंड मीडियम देन 3 फेनोमेना में बी अकर्स। 3 फेनोमेना होते हैं। कौन कौन सा क्या होता है, पहला उसमें क्या था कि इसमें पहला था कि कुछ लाइट का पार्ट, ठीक है, अ पार्ट ऑफ इंसिडेंट लाइट, ठीक है, पार्ट ऑफ इंसिडेंट लाइट टर्न बैक इन द सेम मीडियम में जो है वो टर्न बैक हो जाता है, सेम मीडियम में ये चला जाता है। तो जो सेम मीडियम में ये जो चला गया ना बच्चों, तो इसको हम रिफ्लेक्शन बोलते थे। और जो दूसरे मीडियम में कुछ पार्ट लाइट का जो है दूसरे मीडियम में चला जाता था, उसको हम रिफ्रैक्शन बोलते थे। ठीक है, तो कुछ पार्ट उसी मीडियम में उड़ा, रिफ्लेक्शन, कुछ पार्ट इस सरफेस के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया गया, जिसको एब्जॉर्प्शन, और बचे हुए पार्ट जो है वह सेकेंड मीडियम में जाते हैं, उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। तो हम रिफ्लेक्शन की बात कर चुके हैं, सेम मीडियम में जब लाइट मुड़ती है। आज हम बात करेंगे कि जब कोई भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वह लाइट में क्या चेंजेस होते हैं, उस लाइट की स्पीड में क्या चेंज होता है, उस लाइट के वेवलेंथ में कौन सा चेंजेस आते हैं। ठीक है, लाइट के पास वेवलेंथ है, लाइट की चलती है तो उसके पास स्पीड है, एक 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये वैक्यूम में स्पीड है। तो यदि मीडियम बदलने पर उसके लाइट की स्पीड पर क्या इफेक्ट पड़ता है, कुछ तो पड़ता होगा। ठीक है, उसके वेवलेंथ पर क्या, लाइट के पास वेवलेंथ है, ठीक है, तो वेवलेंथ है तो लाइट एक तरह का वेव है, तो उसके पास वेवलेंथ है, तो वेवलेंथ है तो उसके वेवलेंथ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, यह चीज़ हम पढ़ते हैं किस में, रिफ्रैक्शन में। रिफ्रैक्शन में ये चीज़ हम पढ़ते हैं कि जब कोई भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उस लाइट में ना कौन कौन सी चेंजेस होती हैं। ठीक है, हाँ, कितने टाइप्स के, कितने तरह, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चेंजेस अकर्स इन अ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। जब कोई भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसमें कितने तरह के चेंजेस होते हैं, यह चीज़ जो है हम रिफ्रैक्शन में पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब इसमें आप देख लीजिए ये रिफ्रैक्शन है क्या।
रिफ्रैक्शन है द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। जब कोई भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट का जो मुड़ना है, लाइट का मुड़ना जो होता है वही कहलाता है रिफ्रैक्शन। वही क्या कहलाता है बच्चों? रिफ्रैक्शन कहलाता है। या ऐसे बोल सकते हैं कि व्हेन अ लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इट डेविएट्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। ठीक है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम देन इट डेविएट्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। ये अपने पाथ से डेविएट हो जाता है। ठीक है, तो ये जो डेविएट होने का जो प्रोसेस है ना, जो फिनोमिना है, वही कहलाता है क्या? रिफ्रैक्शन। ठीक है, जैसे आप इसको ना, अब हम केवल इसमें किसका बात करेंगे? इसमें हम बात करेंगे केवल रिफ्रैक्शन का। लाइट में तीन चीज़ें होती हैं जब सरफेस पर टकराती हैं तो रिफ्लेक्शन हम पढ़ लिए, ऑब्जर्व। ठीक है, एब्जॉर्प्शन का हम बात अभी नहीं कर रहे हैं। अभी हम किसका बात कर रहे हैं बच्चों? ये हमारा एक सरफेस है जो मीडियम को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, ये सरफेस है, सरफेस के इस तरफ मीडियम फर्स्ट है, इस तरफ मीडियम क्या है? सेकंड है। यहाँ पर हम एक नॉर्मल ड्रा कर दे रहे हैं। ठीक, ये हम क्या ड्रा कर दिए? एक नॉर्मल ड्रा कर दिए। और जब हम नॉर्मल यहाँ ड्रा किए तो इसको आप ना नॉर्मल बोल दीजिए एन। ठीक, अब यहाँ से ना लाइट इंसिडेंट हो रही है, ऐसे ये लाइट इंसिडेंट हुई। तो लाइट इंसिडेंट हुई तो यह जो है जब मीडियम में दूसरे मीडियम में जाएगी तो या तो अपने पाथ से वह पाथ को छोड़ेगी, अपने पाथ को वह छोड़ देती है। यदि मीडियम अलग अलग है तो यदि मीडियम अलग अलग है तो वह अपने पाथ में चेंजेस लाती है। पाथ में चेंजेस लाने का मतलब कि यदि ये लाइट ना इसको ऐसे जाना था, ठीक, लेकिन यह लाइट ना बेंड हो गई, तो बेंड हो गई तो ये बेंड होने का जो फिनोमेना है यही कहलाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, हम क्या बताएं? व्हेन अ लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, ठीक है, इट डेविएट्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट होता है। ये जो बेंडिंग होना या डेविएट होना लाइट का जो है उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी फिनोमेना को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो या तो लाइट जो है डेविएट होके ये नॉर्मल के पास आ जाएगी, या तो वह जो है इस तरह से, ये मीडियम फर्स्ट और सेकंड सेम यही है। यहाँ पर हम दूसरा फिगर एक बना दे रहे हैं। जैसे ये हमारा नॉर्मल हो गया, ये कुछ इस तरह से हमारा ये नॉर्मल है। एक मिनट में बच्चों, जो है ये नॉर्मल हो गया, और ये नॉर्मल हो गया तो यहाँ से ऐसे जैसे लाइट आई, ठीक, ये लाइट आई। अब ये ना लाइट जो है यहाँ आने के बाद ये कुछ इस तरह से चली जाए। ठीक है, लाइट इस तरह से लाइट को जाना था ऐसे, लेकिन लाइट जो है इधर चली गई, तो इसका बेंडिंग, ये बेंड हो गया, मुड़ गया, डेविएट हो गया। और इसमें दोनों में हमको एक चीज़ दिख रहा है कि इन दोनों में जो है लाइट का जो डेविएशन है वो अलग अलग तरह का हुआ है। इसमें जो लाइट डेविएट हुई है वह नॉर्मल के पास आई है, झुक गई है। और यह जो है, यानी इसको आप बोल सकते हैं कि आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बेंड्स टूवर्ड्स दी नॉर्मल। टूवर्ड्स दी नॉर्मल मतलब नॉर्मल की पास ये बेंड हो गई, नॉर्मल की तरफ आ गई। और ये रिफ्रैक्शन के पश्चात यह लाइट जो है अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी नॉर्मल से दूर चली गई। तो ऐसा क्यों हुआ? लाइट अलग अलग तरह का क्यों, मतलब बेंडिंग हो रही है? इसमें बेंडिंग अलग अलग तरह की क्यों हो रही है? एक में हम देख रहे हैं सॉरी, एक में लाइट जो है वह नॉर्मल के पास आ जा रही है, और दूसरे में लाइट जो है नॉर्मल से दूर चली जा रही है। तो व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड इट? इसके पीछे का रीज़न क्या है कि लाइट जो है वह नॉर्मल के पास और नॉर्मल से दूर जा रही है? तो देखिए बच्चों, मीडियम क्या है? मीडियम कई तरह के हो सकते हैं। जैसे एयर भी एक तरह का क्या है? मीडियम है। ठीक है, मीडियम वो होता है जो किसी चीज़ को चलने में हेल्प करता है। वैसे भी लाइट को मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। लाइट एक तरह का वेव है, और लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो लाइट को मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर भी यदि लाइट मीडियम में चलता है तो मीडियम के कारण इफेक्टेड होता है। इफेक्टेड होने का मतलब कि लाइट ना मीडियम के कारण उसकी स्पीड बढ़ती नहीं है, उसकी स्पीड घट जाती है। ठीक है, तो लाइट मीडियम क्या है? जिसमें जो किसी भी मीडियम वो है जिसके थ्रू जो है लाइट पर कोई भी इफेक्ट पड़े, मतलब इफेक्ट पड़ने का मतलब उसकी स्पीड या तो बढ़े या तो घटे, मतलब उस मीडियम के थ्रू जो है लाइट की स्पीड बढ़ती है या तो घटती है। तो यदि हम मान लीजिए मीडियम फर्स्ट है, मीडियम सेकंड है, तो लाइट आई और ये इधर मुड़ गई, इसमें लाइट आई इधर मुड़ गई। तो मीडियम कई तरह का है, जैसे वाटर भी एक तरह का मीडियम है, ग्लास भी एक तरह का मीडियम है, केरोसिन भी एक तरह का मीडियम है। ठीक है,
तो जैसे लाइट कोई ग्लास में चले, तो ग्लास में चल रही है तो उसकी स्पीड अलग होगी, उसमें अलग तरह का फिनोमेना होगा, ठीक है। यदि कोई भी लाइट जो है वह एयर से वाटर में जाए तो उस समय लाइट का बिहेवियर अलग होगा। क्यों बिहेवियर अलग होगा? क्योंकि जितने भी मीडियम होते हैं, हर मीडियम में मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट अलग अलग तरह से होता है और उनकी डेंसिटी अलग अलग होती है। तो सर डेंसिटी से, किसी मीडियम की डेंसिटी से लाइट का क्या रिलेशन है? ठीक है, हमने क्या कहा कि यह ऐसा बिहेवियर क्यों दिखाया कि एक में लाइट पास आ रही है और एक में लाइट दूर जा रही है। तो इसके पीछे का रीज़न हम ये बता रहे हैं कि यह मीडियम के नेचर पर डिपेंड करता है। मीडियम के नेचर पर मतलब मीडियम किस तरह का है, वह मीडियम के मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट कैसा है, उस मीडियम में उस मीडियम की डेंसिटी कितनी है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आइए देखते हैं कि मीडियम की डेंसिटी पर लाइट कैसे डिपेंड करती है, या मीडियम में मॉलिक्यूल के अरेंजमेंट पर लाइट किस तरह से डिपेंड करती है। तो जैसे मान लीजिए कि एक हम मीडियम ले लिए वाटर और एक मीडियम ले लिए हम ग्लास, एक हम ले लिए वाटर और एक हम मीडियम ले लिए ग्लास। तो यदि हम दो मीडियम सपोज दैट है मेरे पास, ठीक है, और यहाँ पर जो वाटर है वह, उसमें मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट थोड़ा दूर दूर होगा, क्योंकि वाटर जो है लिक्विड है और ग्लास एक तरह का सॉलिड है ना बच्चों। तो ग्लास जो है वह सॉलिड है और वाटर क्या है, यह एक तरह का लिक्विड मटेरियल है। तो वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है ना वह थोड़े से दूर दूर होते हैं, और ग्लास के मॉलिक्यूल्स जो है ना वह पास पास होते हैं, ठीक है। ग्लास के मॉलिक्यूल्स पास पास होते हैं। तो यदि ग्लास के मॉलिक्यूल्स पास पास हैं तो इसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। जैसे इसकी डेंसिटी ज़्यादा होने का मतलब ये है कि जैसे हम ए ले लिए, ध्यान से समझिएगा डेंसिटी क्या होती है। डेंसिटी जो होती है ना वह मास पर यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ मास मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स। मास क्या है? मास किसी भी चीज़ का, इसका जैसे मास क्या है, कैसे डिफाइन करते हैं, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने कंटेंट हैं इसमें, वही उसका मास है। तो मास क्या है कि अब जैसे हम बोलें कि यह एक यूनिट वॉल्यूम, 1 यूनिट वॉल्यूम में कितना मास कंटेंट है, वही उसकी डेंसिटी होती है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो यानी एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मास कंटेंट है वही डेंसिटी। मतलब मान लीजिए कि हम एक यूनिट वॉल्यूम का मतलब 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा, 1 मीटर लेंथ का, 1 मीटर विड्थ का, 1 मीटर हाइट का एक क्यूबिकल बॉक्स ले लें, और उस बॉक्स में कितने मतलब मास हैं, मतलब कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, वह डिसाइड करेगा क्या, डेंसिटी को। तो जैसे यदि ये ग्लास है तो ग्लास में इतने में ही देखिए कितने मॉलिक्यूल्स हैं, इतने ही लेंथ में या इतने ही वॉल्यूम में कितना जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होने से मास ज़्यादा होगा, और इसमें एक यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम होंगे, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स क्या क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। तो डेंसिटी का मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने पास पास हैं। एक यूनिट वॉल्यूम में जितना ज़्यादा नंबर ऑफ मास होगा, जितना नंबर ऑफ ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे, वही उसकी डेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। जैसे 1 kg आप आयरन और 1 kg आपका जैसे वुड हो गया, तो 1 kg आयरन का डेंसिटी ज़्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, ज़्यादा कंटेंट होते हैं। तो डेंसिटी जो है डिपेंड करता है कि कितने पार्टिकल यूनिट वॉल्यूम में कंटेंट है। तो यहाँ देखिए इस तरह से डेंस का मतलब घना। तो ये ग्लास है, इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, वाटर की डेंसिटी कम है। अब देखिए डेंसिटी ज़्यादा है मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा हैं, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स यदि ज़्यादा हैं तो लाइट एक क्या है, पार्टिकल तो है। यदि लाइट पार्टिकल है बच्चों, तो जब लाइट इस मीडियम में जाएगी, लाइट इस मीडियम में जाएगी, तो लाइट के पार्टिकल और इस मीडियम के पार्टिकल्स के बीच में कोलिजन होता है, कोलाइड होते हैं। जैसे अब मैं एक आपको एग्जांपल समझाता हूँ कि जैसे आप कहीं रोड पे जा रहे हैं, रोड यदि प्लेन है, प्लेन का मतलब है कि रोड पूरी तरह से खुला हुआ है, उस पर जो है जो ह्यूमन बींग्स हैं या जो पीपल्स हैं, उन पीपल्स की डेंसिटी कम है, कोई नहीं है, पूरा रोड खाली पड़ा है। तो आपकी स्पीड ना बहुत ज़्यादा होगी, मतलब आप ना बहुत आसानी से 60 या 70 की स्पीड में चला सकते हैं बाइक को या तो 4 व्हीलर को। लेकिन यदि डेंसिटी ज़्यादा है, आप किसी मार्केट में यदि आप घुस गए
और वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ लगा है, मार्केट 1 किलोमीटर तक बहुत भीड़ है, तो वहाँ पर रश है बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पर आपकी स्पीड क्या होती है, कम हो जाती है। तो सेम ना उसी तरह से यदि आप अपने आप को लाइट के पार्टिकल को मान लें और जो नंबर ऑफ पीपल्स हैं उनको आप उस मीडियम के पार्टिकल मान लें, तो यदि आप बहुत स्पीड जो है बाइक चलाएँ और बहुत ज़्यादा क्लाउड है तो 90% उम्मीद है कि एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो लोग बाज़ार में या तो कहीं जहाँ भीड़ रहता है वहाँ पर उनकी स्पीड क्या होती है, कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर किसी दूसरे से टकराए ना। तो वही होता है कि जब कोई भी लाइट का पार्टिकल किसी डेंसर मीडियम से, किसी मीडियम से गुजरता है तो उसकी स्पीड डिपेंड करेगी कि उस मीडियम की डेंसिटी कितनी है। यदि उस मीडियम की डेंसिटी ज़्यादा है तो लाइट के पार्टिकल और उस मीडियम के पार्टिकल के बीच में जो कोलिजन होगा वह बहुत ज़्यादा होगा, नंबर ऑफ कोलिजन्स जो है बहुत ज़्यादा होंगे। मतलब 1 सेकेंड में किसी में जो है 10 बार कोलिजन हो रहा है, तो यदि डेंसिटी ज़्यादा है तो उसी नंबर ऑफ कोलिजन जो है 1 सेकेंड में 100 टाइम्स भी ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, किसी मीडियम में लाइट के पार्टिकल 1 सेकेंड में 100 बार भी कोलाइड कर सकते हैं इस मीडियम के पार्टिकल से, और किसी मीडियम में जो है वो 10 बार कोलाइड करेंगे। तो जिसमें ज़्यादा कोलिजन होगा तो स्पीड तो इफेक्टेड होगी ना, तो स्पीड इफेक्टेड होगी तो उसमें स्पीड घटती जाती है। तो ये जो बेंडिंग हो रही है ना लाइट की, चाहे यह लाइट नॉर्मल से दूर जा रहा है या नॉर्मल के पास आ रहा है, यह किसी और रीजन के कारण नहीं, यह लाइट की स्पीड के कारण हो रही है। अब लाइट की स्पीड इफेक्टेड क्यों हो रही है? लाइट की स्पीड इसलिए इफेक्टेड हो रही है क्योंकि मीडियम जो है ऊपर डिपेंड कर रहा है कि लाइट की स्पीड मीडियम पर डिपेंड करती है। क्यों मीडियम पर? क्योंकि मीडियम के अंदर होते हैं पार्टिकल्स। ठीक है, अब पार्टिकल होते हैं तो लाइट में भी होते हैं पार्टिकल। तो लाइट के पार्टिकल मीडियम के पार्टिकल के साथ जब टकराते हैं तो उनकी स्पीड जो है वह क्या हो जाती है, घटती है। और स्पीड जब घटेगी ना बच्चों, तो जितना ज़्यादा डेंस होगा ना मीडियम, उसमें लाइट उतना ज़्यादा नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ेंगे, और जितना नंबर ऑफ ज़्यादा कोलिजन्स बढ़ेंगे उसमें स्पीड उतनी कम होगी, और स्पीड कम होगी तो लाइट जो है उतना ज़्यादा बेंड होगा, और वह बेंडिंग किधर होगा, नॉर्मल के पास। तो यदि किसी लाइट की स्पीड बहुत कम हो जाती है, बहुत कम होने का मतलब लाइट की स्पीड पहले मीडियम की कंपैरिजन में दूसरे मीडियम में कम होती है, तो वह लाइट जो है नॉर्मल की ओर झुक जाती है। क्या मैं बोला कि यदि लाइट की स्पीड पहले मीडियम के कंपैरिजन में सेकंड मीडियम में कम हो जाए तो वह लाइट जो है वह कहाँ झुक जाएगी, नॉर्मल की ओर। कम क्यों होगी? क्योंकि मीडियम चेंज होने से न उस मीडियम की डेंसिटी चेंज हो गई, और डेंसिटी चेंज होने से उसकी स्पीड जो है वह बढ़ती घटती रहती है। डेंसिटी ज़्यादा, स्पीड कम, बहुत ज़्यादा डेंस है। जैसे यहाँ ग्लास है, ये पहला मीडियम मान लीजिए एयर है, तो लाइट एयर से ग्लास में जा रहा है, लाइट एयर से कहाँ जा रहा है, ग्लास में। तो ग्लास में मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी ज़्यादा होती है, ज़्यादा पास पास होते हैं क्योंकि ग्लास सॉलिड है, तो लाइट की स्पीड कम होगी। ठीक है, तो लाइट की स्पीड यदि कम हो गई बच्चों ना, तो यह लाइट जो है वह कहाँ बेंड हो गई, नॉर्मल की ओर। मतलब लाइट की स्पीड बहुत कम हो गई तो नॉर्मल की ओर झुक गया। ठीक है, तो यहाँ पर यदि इसकी स्पीड हम v1 माने, लाइट की स्पीड v1 माने पहले मीडियम में, और दूसरे मीडियम में लाइट की स्पीड क्या माने, v2, तो v2 जो है वह छोटा होगा किससे, v1 से। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, दूसरा देखिए, यदि लाइट ना यदि नॉर्मल से या अपने पाथ से दूर हट जाए, ठीक है, ये अपने पाथ से इधर हट के नॉर्मल के पास आ गई, या यदि लाइट ना नॉर्मल से दूर हटे, डेविएशन में नॉर्मल से दूर हटे, तो ये मान लीजिए कि यदि इसकी स्पीड v1 है और इसकी स्पीड क्या है, v2, तो v2 बड़ा हो गया किससे, v1 से। यानी पहला मीडियम जो है वह ज़्यादा डेंस था और दूसरा मीडियम क्या था, वह कम डेंस था। ठीक है, पहला मीडियम ज़्यादा डेंस था, दूसरा मीडियम कम डेंस था। या मान लेते हैं कि यहाँ पर था वाटर और लाइट आ रही थी वाटर से, और यहाँ था एयर, तो लाइट ना वाटर से एयर में आई। तो वाटर क्या है, लिक्विड है, एयर क्या है, गैस है। तो गैस के मॉलिक्यूल्स तो और ज़्यादा दूर होते हैं, और गैस के मॉलिक्यूल और ज़्यादा दूर होते हैं तो इसमें नंबर ऑफ कोलिजन्स कम होंगे, और जब लाइट कम टकराएगी तो उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होगी, और लाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा होगी तो वह अपने इसमें स्पीड जैसे ही यहाँ से ऐसे आया और पार किया, स्पीड लाइट की बढ़ गई, क्योंकि मीडियम हल्का मिल गया, हल्का मीडियम मिल गया मतलब कि कम डेंसर मीडियम मिला, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसमें दूर दूर है, एयर के मॉलिक्यूल्स इस तरह से दूर दूर है, तो इनमें कोलिजन होने के चांसेस बहुत कम है। और जब कोलिजन होने के चांसेस कम है तो लाइट अपनी स्पीड बढ़ा लिया, और स्पीड बढ़ा लिया तो क्या हुआ, यह नॉर्मल से दूर हट गया। ठीक है, तो दो चीज़ें हमने देखा कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम देन टू पॉसिबिलिटीज में भी अकर्स, दो पॉसिबिलिटी होती हैं यहाँ पर। कौन कौन सी दो पॉसिबिलिटी होती है, इफ़ अ
इफ़ लाइट गोज फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, ठीक है। यदि लाइट रेयर से डेंसर में जाती है, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ एयर है, यहाँ ग्लास है, तो ग्लास और एयर में कौन जो है वह ज़्यादा डेंस है? तो ग्लास डेंस है। यह ग्लास कैसा मीडियम है? यह ग्लास डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम है। और एयर कैसा मीडियम है? तो एयर जो है वह रेयर मीडियम है बच्चों। एयर कैसा मीडियम है? एयर रेयर मीडियम है, और ग्लास जो है वह डेंसर मीडियम है, ठीक है। तो जब कोई भी लाइट रेयर से डेंसर में जाती है, यानी ऐसे मीडियम से जिस मीडियम के मालिक्यूल्स जो है नंबर ऑफ़ मालिक्यूल्स दूर दूर हैं, उस मीडियम से ऐसे मीडियम में जाए जिसमें नंबर ऑफ़ मालिक्यूल्स ज़्यादा हैं या उस मीडियम की डेंसिटी ज़्यादा है, तो उस केस में होता क्या है कि यह लाइट जो है ना वह नॉर्मल के पास बेंड हो जाती है। लाइट की स्पीड घटती है और घटने के साथ वह नॉर्मल की ओर झुक जाती है। तो व्हेन अ रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, देन इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की ओर बेंड हो जाती है, ठीक है। नॉर्मल की ओर क्या होती है? बेंड हो जाती है। जब लाइट कहाँ जाए? रेयर से डेंसर मीडियम में। रेयर और डेंसर मीडियम, रेयर से डेंसर में जाएगी तो बेंड हो जाएगी नॉर्मल की ओर। एंड दूसरा, अब यहाँ वाटर और एयर में देखिए, तो वाटर हो गया, यदि इन दोनों में कंपेरिजन किया जाए तो वाटर हो गया डेंसर। वाटर कैसा मीडियम हो गया बच्चों? डेंसर। और एयर कैसा मीडियम हो गया? रेयर। तो रेयर, लाइट डेंसर से रेयर में जाएगी तो स्पीड बढ़ेगी, और स्पीड बढ़ेगी तो नॉर्मल से क्या हो जाएगी? दूर हट जाएगी। तो व्हेन अ रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, देन इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, एंड व्हेन अ रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, देन इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। लेकिन बेंडिंग होगी, यदि मीडियम चेंज हो रहा है तो लाइट बेंड होगी। अब बेंड होगी तो वह दो तरह से होगी, या तो नॉर्मल के पास आएगी या तो नॉर्मल से दूर जाएगी। नॉर्मल के पास कब आएगी? जब दूसरा मीडियम ज़्यादा डेंस हो एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट मीडियम, ठीक है। एंड जब लाइट जो है कब जाएगी लाइट दूर नॉर्मल से? जब पहला मीडियम क्या हो? पहला मीडियम डेंसर हो, दूसरा मीडियम रेयर हो, तब वह लाइट नॉर्मल से दूर जाती है। और जब भी नॉर्मल से दूर जा रही है तो उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि सर ये मीडियम डेंसर या रेयर क्या है? भाई कोई भी मीडियम डेंसर या रेयर कैसे आप पहचानेंगे? हम कह दें कि वाटर एक डेंसर मीडियम है, तो यह सही बात नहीं है। वाटर कैसा मीडियम है? डेंसर है कि नहीं? तो यदि आप बोलेंगे कि सर यहाँ वाटर को डेंसर लिखे हैं, तो यानी वाटर डेंसर मीडियम है। तो कोई भी मीडियम डेंसर या रेयर तभी होगा जब उसका कंपैरिजन किसी मीडियम के साथ किया जाए। हम बोले कि हम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है, हम बोले कि हम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो यह कोई मतलब यह बात सत्य नहीं है। सत्य इसलिए नहीं है क्योंकि हमसे भी बेटर पढ़ाने वाले लोग हैं, ठीक है। तो जब कंपैरिजन किया जाए तो कंपैरिजन में कोई भी मीडियम डेंसर तभी होगा जब हम उसका कंपैरिजन किसी मीडियम के साथ करें। यदि वाटर कैसा मीडियम है यदि कोई पूछे तो यह क्वेश्चन अधूरा है। अधूरा क्यों है? क्योंकि वाटर का कंपैरिजन आप किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इस पर डिपेंड करेगा उसका डेंसर होना या रेयर होना। ध्यान से समझिएगा, कोई भी किसी के साथ कंपैरिजन करके ही उसको, जैसे हम बोले हम बहुत ताकतवर हैं, तो यदि हम कंपैरिजन करें या दुनिया का ताकतवर हम ही हैं, यदि हम ये बोलें तो यह तभी कहा जाएगा जब हम दुनिया के हर पहलवानों से लड़ें और हम जीतें, तब हम कहलाएंगे कि हम दुनिया के सबसे ताकतवर हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि हमसे भी कोई ताकतवर हो, तो कंपैरिजन जब तक नहीं किया जाएगा तब तक उसका डेंसर होना या रेयर होना नहीं पता लगाया जा सकता। जैसे हम बोलें कि वाटर एक डेंसर मीडियम है, तो आप बोल सकते हैं नहीं, वाटर डेंसर मीडियम नहीं है। आप किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं पहले ये बताइए। तो यदि वाटर का कंपैरिजन हम, ध्यान से सुनिएगा, यदि वाटर का कंपैरिजन हम यदि एयर से करें बच्चों, तो वाटर इस केस में डेंसर है और एयर क्या है? रेयर है, ठीक है। वाटर, एयर कैसा मीडियम है? रेयर, ध्यान से समझिएगा। और वाटर कैसा मीडियम है? डेंसर। लेकिन यदि इस वाटर का कंपैरिजन किसी ग्लास से कर दें, अब यदि वाटर और ग्लास में कंपैरिजन हो तो ग्लास कैसा है? सॉलिड है ना। ग्लास कैसा मीडियम है बच्चों? सॉलिड है। तो यदि ग्लास सॉलिड है तो वाटर और ग्लास में ग्लास हो गया कैसा? डेंसर, और वाटर हो गया रेयर। तो कोई भी मीडियम डेंसर और रेयर तभी होता है जब उसका कंपैरिजन किसी से किया जाए।
आप अकेले ग्लास को डेंसर मीडियम नहीं कह सकते, क्योंकि ग्लास से भी ज़्यादा डेंसिटी वाला भी मीडियम होता है डायमंड। ठीक है, तो कोई भी चीज़ डेंसर है कि रेयर है वह डिपेंड करेगा कि आप उसका कंपैरिजन किसे कहते हैं। यदि ग्लास और एक मीडियम ग्लास है, दूसरा मीडियम वाटर है, तो वाटर वहाँ रेयर का काम करेगा, ग्लास डेंसर मीडियम बन जाएगा। लेकिन यदि वाटर और एयर है तो एयर रेयर होगा और वाटर क्या होगा, डेंसर मीडियम होगा। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। तो हमने क्या बताया कि व्हेन अ लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम देन इट डेविएट्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। अपने ओरिजिनल पाथ से क्या होती है बच्चों, डेविएट हो जाती है। ठीक है, द फेनोमेना ऑफ डेविएशन ऑफ लाइट या द फेनोमेना ऑफ चेंजेस इन पाथ ऑफ लाइट एट बाउंड्री ऑफ द सरफेस ऑफ द मीडियम। इस बाउंड्री पर ही तो पाथ में चेंजेस होता है। इस फेनोमेना को ही हम कहते हैं क्या, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब इसमें हम क्या बताएं कि अब यहाँ पर आप इस फिगर को यदि बनाना चाहते हैं तो बना लीजिएगा। अब हम आगे की बात करते हैं। हम आगे इसमें ये बता दिए आपको कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। नोट करके लिख लीजिएगा इसको कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, गोज फ्रॉम रेयर मीडियम टू रेयर, यानी मीडियम फर्स्ट कैसा हो, मीडियम फर्स्ट रेयर हो, गोज फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। यदि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में कोई भी लाइट जाए, ठीक है, यदि कोई लाइट रेयर मीडियम से कहाँ जाए बच्चों, डेंसर मीडियम में जाए, इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की ओर क्या होती है, झुक जाती है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। व्हेन अ रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम देन इट बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक, दूसरा आपको दिखाया भी क्यों झुकता है, इसके पीछे का भी रीज़न हमने आपको क्या है बता दिया। इस तरह से ये झुक गया, तो ये ऐसे आया था, ये ऐसे झुक गया, इसको ऐसे जाना था। ठीक है, ये नॉर्मल है। ठीक, तो क्यों ऐसा होता है, यदि आपसे पूछा जाए कि वाई अ रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम देन इट बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, तो आप इसका आंसर क्या देंगे कि द डेंसिटी ऑफ द सेकेंड मीडियम इज मोर देन एज कम्पेयर टू द फर्स्ट मीडियम। फर्स्ट मीडियम के कंपेरिजन में जो है सेकेंड मीडियम की डेंसिटी ज़्यादा होती है, एंड लाइट डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ द मीडियम। वाई, बिकॉज लाइट इज अ पार्टिकल एंड मीडियम हैज़ आल्सो पार्टिकल्स, एंड व्हेन अ लाइट गोज फ्रॉम गोज इन वन मीडियम टू अनदर मीडियम देन इट कोलाइड्स थ्रू द पार्टिकल ऑफ द मीडियम। पार्टिकल ऑफ द मीडियम से क्या होता है, कोलाइड होता है, और उस कोलिजन में उसकी स्पीड क्या हो, जैसे कोई बहुत स्पीड में आ रहा है, यहाँ पर टकराया, तो उसकी स्पीड उससे इफेक्टेड होगी कि नहीं, तो वही उस तरह से उसकी जो पार्टिकल में कोलिजन के कारण उसमें लाइट जो है वो इफेक्टेड होती है, उसकी स्पीड जो है वो इफेक्टेड होती है, और जितना ज़्यादा नंबर ऑफ कोलिजन्स इज मोर देन इन 1 सेकेंड देन उसकी स्पीड क्या होगी, उतनी ही कम हो जाएगी। ठीक, ये चीज़ आप बताएंगे या लिखेंगे यदि ऐसा आता है एग्जाम में। तो दूसरा देखिए, दूसरा क्या है कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर, बच्चों, गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर, यदि डेंसर टू रेयर जाता है देन इट बेंड्स डेंसर टू रेयर मीडियम, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर हटेगा। ठीक है, कैसे, यहाँ देखिए इस तरह से, ये नॉर्मल था ना,
यहाँ हम लाइट को ऐसे लाए और यदि लाइट ये इधर चली गई, इसकी बेंडिंग ऐसे हो गई, ये इसको ऐसे जाना था लेकिन ये इधर बेंड हो गया, तो यह नॉर्मल से दूर हट गया। ये नॉर्मल से दूर हट गया तो इसका मतलब क्या है कि लाइट डेंसर से रेरर में जा रही है। और रेरर में मीडियम कम होते, पार्टिकल नंबर ऑफ पार्टिकल कम होते हैं, पार्टिकल कम होते हैं तो कोलिजन कम होता है, कोलिजन कम होता है तो स्पीड मेंटेन बनी रहती है या बढ़ जाती है। ठीक है, तो इस तरह से आप बता सकते हैं। ठीक, अब देखिए आगे हम बात करते हैं इसके कुछ चीज़ों को। कुछ चीज़ क्या, पहला चीज़ ये कि जैसे उसमें इंसिडेंट एंगल था इसी तरह इसमें भी इंसिडेंट एंगल है, और इंसिडेंट एंगल का सेम डिफिनीसन है कि द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज नोन एज इंसिडेंट एंगल। ठीक है, इंसिडेंट एंगल क्या है, इंसिडेंट एंगल है ए है नॉर्मल और ए है आपका इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच बना एंगल को इंसिडेंट एंगल बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए यदि लाइट ऐसे चली गई, ठीक है, तो इसका मतलब कि मीडियम फर्स्ट है ये और ये है मीडियम सेकंड। ठीक है, तो ये लाइट यदि ऐसे चली गई और इसको जाना था ऐसे, ठीक है, तो ए एंगल कहलाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, द एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे, या कौन सा रे है, रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे है। और ये कौन सा रे है बच्चों, ये है हमारा इंसिडेंट रे। कौन सा रे, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे और ये है रिफ्रैक्टेड रे, ये है नॉर्मल। तो रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच बना जो एंगल होता है वह रिफ्रैक्टेड एंगल कहलाता है आर। ठीक है, रिफ्रैक्टेड एंगल इज द एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, इंसिडेंट एंगल इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। ठीक है, अब यदि इस तरह से कहीं लिखा हुआ मिल जाए कि इंसिडेंट इफ़, ऐसे देख लीजिए, इफ़ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है। ठीक है, कि एंगल ऑफ इंसिडेंट यदि छोटा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से, तो इसका मतलब ये है कि देखिए यहाँ आपको देखने से ही पता चल जा रहा है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ बड़ा है और एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है वो छोटा है। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यदि बड़ा है इसका मतलब ये है कि लाइट गोज फ्रॉम कौन सा मीडियम, रेरर मीडियम, डेंसर मीडियम टू रेरर मीडियम। इट मीन्स यदि जिस मीडियम, जो मीडियम का एंगल बड़ा है वह मीडियम जो है कैसा होगा, रेरर मीडियम होगा। लाइट डेंसर से रेरर में जा रही है, मतलब यह मीडियम जहाँ एंगल बड़ा है वह कौन सा मीडियम है, रेरर मीडियम। इसका मतलब ये है कि यदि इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन देन वी कैन से दैट लाइट गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेरर मीडियम। ठीक है, लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है, डेंसर टू रेरर। ठीक है, डेंसर टू रेरर, आपको हर तरह से मैं बता दे रहा हूँ, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, यदि कुछ इस तरह से डायग्राम इसमें बने, डायग्राम कुछ इस तरह से बने कि लाइट जो है ना वह कुछ यहाँ हम दूसरा बना देते हैं, यहाँ देखिए बच्चों बना दे रहे हैं। ठीक है, एक मिनट, यहाँ देखिएगा, ये हम ना एक नॉर्मल ले रहे हैं, ठीक, यहाँ एक इंसिडेंट एंगल ले लिया, ये इंसिडेंट एंगल हो गया, इंसिडेंट रे हो गया। और यदि लाइट ना कुछ इस तरह से चली गई, लाइट को ऐसे जाना था लेकिन ऐसे चली गई, यहाँ देखिए आर छोटा है, आई बड़ा है, आई बड़ा है, ए नॉर्मल है। ठीक है, तो आई यहाँ बड़ा है, आर छोटा है। तो यदि हम बोले कि इफ़ जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो इस केस में क्या आप बोल सकते हैं कि यदि एंगल ऑफ इंसिडेंट बड़ा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से, यदि लाइट नॉर्मल की ओर झुक गई तो इसकी स्पीड घटी होगी, लाइट की स्पीड घटी होगी। सेकेंड मीडियम में लाइट की स्पीड घटी होगी, तो क्यों घटी होगी, क्योंकि सेकेंड मीडियम डेंसर होगा पहले मीडियम के कंपेरिजन में। तो लाइट कहाँ से कहाँ आ रही है, लाइट आ रही है रेरर टू डेंसर, रेरर टू डेंसर। ठीक है, समझ गए, रेरर टू डेंसर, आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। ठीक, अब हम बात करते हैं कि ये जो एंगल है, इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल, ठीक है,
तो हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। जैसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था ना, वैसे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी है। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, ध्यान से सुनिएगा, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, यही है इंसिडेंट एंगल, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट साइन आई बाई साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन साइन आर इज इक्वल टू क्या? कांस्टेंट। ठीक है, यह क्या है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में पहला है फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, यह है फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, कितने लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन हैं? 2। ठीक है, देयर आर 2 लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, और फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is always constant। ठीक है, is always constant। ठीक है, and this first law of refraction is known as Snell's law। कौन सा लॉ? Snell's law। इसी को बोला जाता है Snell's law। ठीक है, कौन सा लॉ है बच्चों? Snell's law। ठीक है, तो स्नेल्स लॉ क्या है या फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट, इट डज नॉट चेंज। यह कभी भी मीडियम के चेंज होने से नहीं चेंज होता है। ठीक है, यह मीडियम के चेंज होने से मतलब नहीं चेंज होगा। साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक, यह नहीं चेंज होगा। जैसे एक एग्जांपल हम बता रहे हैं कि कोई भी लाइट जो है वह एयर से वाटर में गई। ठीक है, तो और एयर से वाटर में गई तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी जो ए ना कांस्टेंट है, इसी कांस्टेंट को ना बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है। दिस कांस्टेंट इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, यह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका डिफिनीशन आगे हम फिर पढ़ेंगे और उसका एक्चुअल मीनिंग समझेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीनिंग क्या होता है। पहले ये समझ लीजिए कि स्नेल्स लॉ क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, ठीक है, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया। दिए हुए पेयर ऑफ मीडिया के लिए इट इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, इट डज नॉट चेंज टू चेंजिंग द एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंट के चेंज होने से यह चेंज नहीं होता। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल बता रहे हैं, यदि लाइट एयर से वाटर में आई, सपोज दैट पहला मीडियम क्या है? एयर, और दूसरा मीडियम क्या है? वाटर। यदि लाइट ना एयर से वाटर में आई और वो एयर से वाटर में आई और यहाँ पर 30 डिग्री एंगल बनाते हुए आई थी, 30 डिग्री एंगल बनाते हुए लाइट को एयर से वाटर में जो है, लाइट को एयर में से वाटर में इंसिडेंट कराया गया, मतलब एयर से वाटर में गई 30 डिग्री इंसिडेंट एंगल बनाते हुए। तो यह एंगल चाहे 60 डिग्री बनाते हुए जाए, चाहे 90 डिग्री बनाते हुए जाए, मतलब अलग अलग एंगल बनाते हुए जाए इंसिडेंट एंगल, तो वह ना हमारा रिफ्रैक्टेड एंगल तो चेंज होगा, लेकिन इसकी टोटल वैल्यू जो है वह नहीं बदलेगी। जैसे यदि 30 डिग्री एंगल बनाते हुए हम ले जा रहे हैं और वह जो है इसमें वाटर में जाके वह 15 डिग्री एंगल बना दिया। एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, 30 डिग्री एंगल बनाते हुए जा रहा था, वो वाटर में गया तो 15 डिग्री एंगल बना दिया। और साइन 30 और साइन 15 का हम मान लीजिए कि आप रेशियो निकाले और कुछ वैल्यू मिल गई। ठीक है, फिर आप इस लाइट को ना एयर में ही और वाटर में ही आप इसको 60 डिग्री एंगल बनाते हुए डालिए। ठीक है, तो 60 डिग्री एंगल बनाते हुए डालेंगे तो वाटर में ना वह एंगल अपने आप चेंज हो जाएगा, लेकिन उन दोनों का जब रेशियो आप निकालेंगे ना तो वो भी कांस्टेंट आएगा। ठीक है, तो कांस्टेंट आएगा मतलब साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के चेंज हो जाने से साइन आई बाई साइन आर यह नहीं चेंज होगा, यह किसी पेयर ऑफ मीडियम के लिए हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये बहुत मतलब ना छोटी छोटी और बहुत कंसेप्चुअल चीज़ें हैं।
ठीक है। जैसे आपको एग्जाम में बोल दिया कि लाइट ना वह एयर से वाटर में जा रहा था, 60 डिग्री एंगल बनाते हुए लाइट को एयर में इंसिडेंट किया गया और वह आफ्टर रिफ्लेक्शन वो वाटर में गया। ठीक है, इतना एंगल बनाते हैं, कुछ एंगल दे दिया। बोला कि क्या होगा जब लाइट को ना हम जो है वह 30 डिग्री एंगल पर इंसिडेंट कराएं। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, या तो साइन आई बाई साइन आर की वैल्यू में क्या चेंजेस होंगे? तो साइन आई बाई साइन आर के वैल्यू में ना कोई चेंजेस नहीं होंगे, चाहे आप एंगल को कितना भी बढ़ा के या घटा के आप इंसिडेंट कराइए, उस पेयर ऑफ मीडिया के लिए तो नहीं चेंज होगा। जैसे एयर और वाटर के लिए ना नहीं चेंज होगा, चाहे आप एंगल 30 पर डालिए, चाहे 60 पर डालिए, चाहे 90 पर डालिए, चाहे 120 पर डालिए, उन दोनों पेयर ऑफ मीडिया के लिए हमेशा क्या होगा? कॉन्स्टेंट होगा, चाहे आप कितना भी एंगल इंसिडेंट एंगल को आप बदलते रहिए। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, हम अपने तरफ से पूरा समझाने का प्रयास किए हैं। ठीक है, तो साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, एंड दिस कॉन्स्टेंट इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड दिस फर्स्ट लॉ इज नोन एज स्नेल्स लॉ। ठीक है, स्नेल्स लॉ। ठीक, सेकेंड लॉ क्या है? फर्स्ट लॉ तो आप समझ गए, सेकेंड लॉ क्या है बच्चों? सेकेंड लॉ ये है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। वही सेम चीज़ है जो उसका था, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, सेम प्लेन में लाई करता है। ठीक है, तो ये हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एंड दिस कांस्टेंट इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक्चुअल में मीनिंग क्या है? ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको क्या बताता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना हमको एक कंपैरिजन देता है बच्चों, किसमें दो मीडियम के को कंपेयर करने का काम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स करता है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टेल्स अस हाउ मेनी टाइम्स सेकेंड मीडियम इज डेंस एज कंपेयर टू फर्स्ट मीडियम। फर्स्ट मीडियम के कंपैरिजन में सेकेंड मीडियम कितना डेंस है, ठीक है, वह बताता है क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये इसका एक्चुअल मीनिंग है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना जब बताता है कि कोई भी मीडियम कितना ज़्यादा डेंस है, पहले मीडियम के कंपैरिजन में सेकेंड मीडियम कितना ज़्यादा डेंस है। ठीक है, तो सेकेंड मीडियम कितना ज़्यादा डेंस है वो कंपैरिजन बताता है फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? साइन आई बाई साइन आर। ठीक है, और इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किससे, इस कांस्टेंट को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, और इसको किसी किसी बुक में एन या तो किसी किसी बुक में म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू या तो एन। तो आप ये लिख सकते हैं कि म्यू इज इक्वल टू म्यू आर, एन इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर, साइन आई बाई साइन आर। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम इसको देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और हम पढ़ेंगे डिपेंडेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या तो फिर पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पेशल पॉइंट। ठीक है, किसका? अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या अबाउट रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का स्पेशल पॉइंट कुछ हम नोट करेंगे जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं घुमा फिरा के, कभी एक नंबर में। ठीक है, उसके बाद हमारा जो कल का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वह हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? कल हम नेक्स्ट टॉपिक में यही पढ़ेंगे बचे हुए टॉपिक को, और साथ में पढ़ेंगे कि इमेज ड्यू टू रिफ्रैक्शन एट द सरफेस ऑफ द मीडियम, मीडियम के सरफेस पर या तो इनसाइड द मीडियम में जो उसका रिफ्रैक्शन होता है या इमेज फॉर्मेशन होता है वो किस तरह से होता है। तो ऐसे हम इस तरह से लेटरल मैग्नीफिकेशन क्या होता है इसके बारे में हम कल जो है डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।